अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप। मेरा एक सवाल ओलंपिक्स को लेकर है। आपका जो विजन है 100 साल बाद 2048 में आप कह रहे हैं कि आवेदन करेंगे, एक वजह से जुड़े हुए दो सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या इसके लिए आप आवेदन कर चुके हैं या करेंगे? नहीं, करेंगे। आप करेंगे क्या? इससे लेकर केंद्र सरकार से आपकी उनसे बातचीत भी करेंगे, सब मिलके करेंगे तो देश की बात है, अपनी अकेली थोड़ी है। ये तो देश के लिए एक बड़े गर्व की बात होगी, तो जाहिर तौर पे केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार मिलके ही करेंगे। सर, क्या ऐसा कोई प्रोविजन हो सकता है सर, जो पेट्रोल डीजल का इस वक्त सबसे ज्यादा दामों में आग लगी हुई है, कुछ हद तक स्टेट के तो वैसे ही टैक्सेस बहुत कम होते हैं, हमारे तो वैसे ही साधन बहुत कम होते हैं, केंद्र सरकार के पास फिर भी साधन ज्यादा होते हैं। तो अगर केंद्र सरकार इसमें कुछ पहल करे तो लोगों को फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि इसको जरूर जीएसटी के अंदर लेना चाहिए। वैक्सीनेशन की जो बात थी कि सरकारी अस्पतालों में फ्री होगा, तो प्राइवेट अस्पतालों को क्यों इससे दूर रखा गया? क्या कोई खास वजह है? नहीं, कोई खास नहीं है। कुछ लोग प्राइवेट में जाना चाहते हैं, वो जाएं, हम क्यों? अब आप कहो जैसे प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा वो फ्री है, जो प्राइवेट में अपना पैसा खर्च करके करना चाहते हैं वो करें। सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, जो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं हम उनको क्यों वंचित रखें? अरविंद जी, ये वर्चुअल दिल्ली स्कूल वाला जो कॉन्सेप्ट आप लेके आए हैं, एक्चुअल में जब कोरोना आया था, वर्चुअली क्लास शुरू हुई थी, तो बहुत सारे एक्सपर्ट ने इस पर अपनी रिपोर्ट दी थी कि बच्चों का विकास रुक जाता है, शारीरिक आंखों को दिक्कत होगी, तो बहुत सारी दिक्कतें थी इसके साथ। तो आपका ये कॉन्सेप्ट कैसे बच्चों के लिए बेहतर होगा? इसमें मैं मनीष जी, इसका पूरा डिजाइन बनाया जा रहा है और उसी से ये सीख मिलकर हुआ है, क्योंकि जो अभी तक कहते हैं कि इसका विकास रुक जाता है वो भी थ्योरेटिकल है, और ये जो कहते हैं कि साहब इसी से काम चल जाएगा ये भी अभी एक अजम्पशन है। लेकिन नीड महसूस हुई है। बहुत सारे लोग जो दिल्ली से यहाँ से चले गए अभी भी नहीं लौटे हैं, वो बिहार में, मध्य प्रदेश में, यहाँ तक कि महाराष्ट्र तक में हमारे बच्चे बैठ के अभी ऑनलाइन पढ़ाई ही कर रहे हैं, और हम उनके लिए अलग से स्कूल खुलने के बावजूद उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई ही करवा रहे हैं। तो वो वर्चुअल एक पॉसिबिलिटी है, उसको कैसे एक्सप्लोर करके करना है, उसमें काफ़ी एजुकेशनिस्ट की हमने एक टीम बनाई है और वो इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किसी बच्चे का जो विकास स्कूल में आने से होता है वो लोकल एक्टिविटीज से कैसे रुके, वो दूर बैठे हुए कैसे कर ले, लेकिन साथ साथ वो वर्चुअली पढ़ाई कर सके, प्रैक्टिकल्स कर सके, एग्जाम दे सके। पूरा सिलेबस उसका उसी तरह से डिजाइन होगा ताकि वो जहां भी रह रहा है वहां के हिसाब से वो काम कर सके। आप लोगों दोनों से मेरा सवाल है कि बजट आप लोगों ने बनाया, मुख्यमंत्री ने तारीफ भी करी, बड़ी जल्दी सरप्लस हो गया, जिस तरीके से बजट बढ़ा है। अभी 6 महीने पहले तक बजट आप लोगों को टैक्सेस बढ़ाने पड़े थे पेट्रोल और डीजल पर, और तब जाके आमदनी बढ़ी थी। अब ऐसा क्या फार्मूला आप जो लेके आए हैं, तो वित्त मंत्री भी बता दें और आप भी बता दें कि जो बजट सरप्लस चला गया और 69 पहुंचा दिया आपने, 69,000। एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर, आपने कहा पर कैपिटा इनकम जो है वो सिंगापुर के बराबर हो जाएगी, और उसके लिए आपने कहा कि सॉरी, आपने कहा कि सिंगापुर का पर कैपिटा इनकम दिल्ली पर कैपिटा इनकम के बराबर हो और 16% का ग्रोथ हो। फ्लोटिंग पॉपुलेशन और ये जो माइग्रेट का रहता है सबसे ज्यादा, आपको लगता है कि पर कैपिटा इनकम इसकी वजह से प्रभावित नहीं हो सकेगा? अगर मनीष जी बता सकें। नहीं, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते पर कैपिटा इनकम जब ली जाती है तो एक एवरेज लिया जाता है। एवरेज में आते हैं जो अमीर लोग होते हैं वो भी आते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो भी आते हैं, माइग्रेंट की पॉपुलेशन भी होती है, लेकिन एक एवरेज तौर पे आज जब हम दिल्ली की पर कैपिटा इनकम कहते हैं तो कितनी, लगभग 3 लाख के करीब है। 3 लाख 3.5 लाख आज बताया गया था कि मैं एग्जैक्ट, हाँ, लेकिन जब इसी को 16 गुना बढ़ाया जाएगा। और ये देखिए दिल्ली में फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, वो सिंगापुर में भी है। आज दिल्ली तमाम परिस्थितियों के बावजूद पूरे नेशनल एवरेज से 3 गुना पर है। उसमें जो सर की पॉलिसीज हैं जिसमें लोगों के लाइफ में फाइनेंशियल इंटरवेंशन हो रही है, लोगों की मदद हो रही है, उससे और मार्केट में एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, उनकी एक्सपेंड करने की कैपेसिटीज बढ़ रही हैं। आज जिसका बिजली का बिल बच रहा है वो 3,000 रुपये बचा के उसके बाद उसको लोकल मार्केट में इन्वेस्ट करता ही है ना, उससे किसी दुकानदार की इनकम बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं लोकल फ्लोटिंग इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट कर रही है। Sir, what is the corresponding feature of your budget, of this budget? Like always the focus has been on health and education. It remains the same. So is the attention that you have given to Desh Bhakti the most defining feature of this budget? And is that a reflection of what the central government is doing? सर्टेनली देशभक्ति, जैसा इन्होंने जब प्रेजेंट किया आज बजट, उन्होंने कहा ये देशभक्ति बजट है। सो सर्टेनली देशभक्ति इज द डिफाइनिंग फीचर।
जिसमें एक तरफ देशभक्ति से संबंधित ढेर सारे उसके सेलिब्रेशन से संबंधित इवेंट्स होंगे, और जैसा आज 75 साल जब हम आज़ादी को पूरे कर रहे हैं, तो हमारे सामने किस किस्म का देश है, किस किस्म की दिल्ली है, हमें और क्या क्या करने की ज़रूरत है, और 100 साल पूरे करने पे हमारा कैसा सपना है और उसको सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या नींव रखने की ज़रूरत है, वो सारे फीचर्स इसमें हैं। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की कही, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने देश की है, दिल्ली सरकार भी अपने देश की है, मध्य प्रदेश सरकार भी, सारी सरकारें मिलके मनाएंगी ना, इसमें अलग अलग थोड़ी है, हम सब मिलके मनाएंगे। देश को गर्व है अपनी आज़ादी के ऊपर। दिल्ली के इतने अच्छे स्कूल कर दिए जो दिल्ली सरकार के अंडर गए, लेकिन दिल्ली में एक बहुत बड़ी खराब व्यवस्था चल रही है एमसीडी स्कूल्स की। यद्यपि आपका अभी बहुमत नहीं है, अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो जब आप सत्ता में आएंगे और बहुमत आपका एमसीडी में होगा, बहुत ही हालत खराब है दिल्ली के एमसीडी स्कूल में। बच्चों को बैठने के लिए टाट पट्टी तक नहीं है, किताबें तो बहुत दूर की बात है। तो क्या उस व्यवस्था को सुधारने के लिए आप दिल्ली की जनता को आश्वासन देंगे कि एमसीडी के स्कूलों को भी वैसे ही किया जाए? बिल्कुल आश्वासन देंगे, एमसीडी में हमारी सरकार बनवाएगी, हम वो भी ठीक करेंगे। पिछले कुछ सालों में आपने बजट में spoken about new universities and new schools. The problem has been the allocation of land from DDA because that falls under DDA. अभी तक बहुत बारी ऐसा हो चुका है कि आप लोगों ने प्रपोज किया है बट लैंड आपको टाइम से एलोकेट नहीं हुआ है। Is there anything that you working on to get rid of this problem? नहीं, देखिए समस्याएं आती हैं अलग अलग एजेंसीज। ये एक दिल्ली के लिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम, इट्स अ लीगेसी की प्रॉब्लम है। लेकिन उनके साथ बैठ के बातचीत करके हमें कई बार जमीनें मिली भी हैं। हमने अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए ज़मीनें ली हैं, उनके बस डिपोज के लिए ज़मीनें ली हैं, अभी हॉस्पिटल्स के लिए अभी कुछ ज़मीन मिली हैं, तो स्कूलों के लिए भी ज़मीन मिलेगी। उन्होंने डीडीए ने एलोकेट किए हुए हैं कि ये एजुकेशन के लिए ज़मीन है, ये तो वी विल सिट विद देम, वी विल वर्क विद देम। लास्ट क्वेश्चन देशभक्ति वाली बात आप करते हैं, हमने देखा एक ट्रेंड चला पिछले 8-10 सालों में कि देशभक्ति की परिभाषा, और जब आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं कट्टर देशभक्त, जो आपने उस पीसी में भी बोला और आज फिर डिप्टी सीएम साहब ने बोला, क्या उस परिभाषा को आपकी सरकार फिर से बदलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो समय हमने पिछले कुछ सालों में देखा, या एक अपना स्टैंड सेट करना चाहते हैं? देशभक्ति की परिभाषा एक आम आदमी के लिए क्या होनी चाहिए? देशभक्ति की परिभाषा होनी चाहिए कि उसकी डे टू डे जिंदगी, पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि उसे अपने देश के ऊपर गर्व होना चाहिए। दूसरा, वो जो डे टू डे जिंदगी जीता है, उस डे टू डे जिंदगी के अंदर वो जो कंडक्ट करता है अपने आप को, मैं ट्रैफिक लाइट वायलेट करता हूं और मैं कहता हूं मैं देशभक्त हूं, ये तो नहीं हो सकता। मैं अपनी जिंदगी में रिश्वत लेता हूं लेकिन मैं कहता हूं कि मैं देशभक्त हूं, ये तो नहीं हो सकता। मैं जिंदगी रिश्वत देता हूं और कहता हूं कि देशभक्त हूं, ये तो नहीं हो सकता। तो देशभक्ति की परिभाषा को हम उस तरह से अब डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा इन्होंने कहा कि देशभक्ति का जो करिकुलम भी बनाया गया है, उस करिकुलम में एक बच्चे को अपनी सिविक ड्यूटीज, एक अच्छा नागरिक बनना, देशभक्त बनना, वो सारे वैल्यू सिस्टम उसको सिखाए जाएंगे कि एक अच्छा नागरिक कैसे बनना है, एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, और वही देशभक्ति है। देशभक्ति जब हम सुनते हैं कोई फलाना फलाना आदमी, आप ही लोग बताते हैं फलाना फलाना आदमी जापान गया था जी, टोक्यो गया था, उसको जब वहां पे एक आदमी मिला, उससे रास्ता पूछा उसने, तो वो उसको उसके घर तक छोड़ के आया। आप आके बताते हैं ना इस तरह से, कई बार हमें सुन, यही तो देशभक्ति है कि जब कोई विदेशी हमारे देश के अंदर आए तो वो वापस जाके कहे कि कितना अच्छा देश है। हम अपने आप को इस तरह से कंडक्ट करें कि सारी दुनिया कहे कि कितने अच्छे लोग हैं। हमारी वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।